अच्छा, आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे कि म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए हर कोई बोलता है। इवन आपके पास ₹500 है तो भी स्टार्ट कर दो, एक्सपीरियंस लेने के लिए यही सही लेकिन स्टार्ट करो बहुत जल्दी। कम उम्र है तो भी स्टार्ट कर दो बहुत अर्ली स्टेज में। लेकिन कोई भी सेल करने का बात नहीं करता है। पता है क्यों? इसका रीज़न ये है कि बाय करना बहुत ईज़ी है। या तो स्पेसिफिकली बोले तो बाय का रिकमेंड करना बहुत ईज़ी है कंपेयर टू सेल का रिकमेंड करना। क्योंकि सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ज़रूरत वाइज़ देखा जाए तो बाय करना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी सेल करना है। अगर आप राइट टाइम पे सेल नहीं करते तो आपका लंबे टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका जो कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ वो पूरा वाइप आउट हो सकता है। या कंपाउंडेड ग्रोथ जो 15-18% आ रहा था, वो घट के एकदम 10-12% भी आ सकता है। इसलिए एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस-किस रॉन्ग रीज़न से लोग एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जितना रिटर्न आना चाहिए था, उतना रिटर्न नहीं आ पाता है और क्या-क्या करेक्ट रीज़न होते हैं एग्जिट करने का, क्या स्ट्रैटेजी होता है एग्जिट करने का बेसिकली और ऐसा कौन-कौन सा रीज़न होता है कि जब आपका नहीं चाहते हुए भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है रॉन्ग रीज़न टू सेल। क्या-क्या रॉन्ग रीज़न होता है सेल करने का? सबसे पहला रॉन्ग रीज़न होता है कि मार्केट गिर रहा या थोड़ा-सा नेगेटिव हो गया मार्केट, तो अब हमें पैनिक हो जाता है सेल करने के लिए कि क्या पता मार्केट में जो इन्वेस्ट किए हैं वो और ज़्यादा गिर जाए तो। ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो रेड पे दिख रहा है। देखो एक बात समझो कि स्टॉक मार्केट कभी भी ये एफडी की तरह रिटर्न नहीं देता है। ये अप डाउन यही इसका नेचर है। तो मार्केट अगर आप जाएगा, आप ये सोच के सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ये स्ट्रैटेजी गलत है। आपको डाउन का भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो मार्केट अप जैसे जाता है उस तरह का डाउन भी जाता है और इसमें पैनिक करके सेल करना बहुत ही गलत बात है। दूसरा ये पैनिक और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब ऑफिस के आस-पास सारे लोग बात करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे बात होने लगते हैं कि एआई बबल ब्लास्ट होने वाला है या इस तरह का कुछ क्रैश आने वाला है। देखो मार्केट में हमेशा आपको इस तरह का लोग मिलेंगे जो बुल रन का बात करेंगे या बेयर मार्केट का बात करेंगे। और दूसरा चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि आपका ऑफिस में या जो भी आस-पास फ्रेंड सर्कल पे जो ये बात बोल रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, वो वॉरेन बफेट नहीं है। इवन मार्केट क्रैश को वॉरेन बफेट खुद भी इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप वॉरेन बफेट को फॉलो करेंगे तो जब-जब मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश आया है, तो उनका पोर्टफोलियो भी उससे ज़्यादा ही गिरा या उतना ही गिरा है। तो क्रैश से वो अपना पोर्टफोलियो भी नहीं बचा पाए। तो आप कैसे सोच सकते हो कि कोई एक रैंडम पर्सन आके आपका पोर्टफोलियो बचा लेगा क्रैश से? और इस पैनिक को और ज़्यादा बढ़ा देता है ये ब्रेकिंग न्यूज़। आज थोड़ा-सा मार्केट क्या चढ़ गया कि मार्केट में बुल रन का एकदम माहौल बना देंगे शाम तक और जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा गिरा 1% 1.5% तो एकदम बेयर मार्केट बना देते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो ये सारे रीज़न से दूर भागिए। ये कोई भी रीज़न करेक्ट नहीं है। चाहे वो मार्केट थोड़ा-सा रेड पे चल रहा हो या फ्रेंड सर्कल में आपको कोई बोल रहा हो कि बेयर मार्केट आने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है कि बे मार्केट बबल हो चुका है, फटने वाला है। ये इसमें से कोई भी रीज़न करेक्ट नहीं है अपना स्टॉक को या म्यूचुअल फंड्स को बेचने के लिए। तो अगर आप ये सब करते हो तो इसको बंद कर दीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि तब सेल कब करना है? करेक्ट रीज़न क्या होना चाहिए सेल करने का? सेल करने का रीज़न नंबर 1 ये होना चाहिए कि अगर आपका गोल अचीव हो चुका है, तो अब आपको सेल कर देना चाहिए। आपको इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट अब अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझो, सपोज़ आपका बच्चे का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपने लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 10 साल से। अब उसको नेक्स्ट 2 साल बाद वो कॉलेज जाने वाला है और कॉलेज का फीस आपने जोड़ के रखे थे कि 20 लाख के आस-पास होने वाला है और आज आपका पोर्टफोलियो जो आपने इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में वो 20 लाख हो चुका है। मैं सिर्फ उनका एजुकेशन वाला पोर्टफोलियो का बात कर रहा हूँ। तो जब उसका एजुकेशन वाला पोर्टफोलियो 20 लाख हो चुका है, 2 साल बाद आपको उस पैसे की ज़रूरत है, तो मोस्टली आप 80 टू 90% उसको आप सेल कर दीजिए। रीज़न ये है कि नेक्स्ट 2 साल पे हो सकता है मार्केट क्रैश आए या हो सकता है मार्केट में बूम आ जाए। तो मार्केट अगर अप साइड चल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका क्रैश आ जाता है, तो क्या आप अपना बच्चे का एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नहीं कर सकते ना। बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि 80 टू 90% उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके उसको किसी एफडी या डेट फंड में रख देना है। तो जैसे ही उसका हायर एजुकेशन स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको आप उस पैसे को खर्च करना है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे लोगों का अलग-अलग डाउट हो सकता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ पर्सनल फाइनेंस बहुत पर्सनल होता है। आपको पर्सनली बैठ के उसको सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि देखो जब एक रिच इंसान के पास है ये पैसा, उसको एग्ज़िट स्ट्रैटेजी फॉलो करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि उसको नीड्स का जो है, नीड्स के लिए ऑलरेडी उसके पास सफिशिएंट पैसा है। वो म्यूचुअल फंड बेच के उसको अपना नीड्स फुलफिल नहीं करना। हाँ, वांट्स का तो कोई लिमिट नहीं होता है। वांट्स के लिए तो रिच के लिए भी कम पड़ जाता है, मिडिल क्लास गरीब सबके लिए कम ही है। आज आप 10 लाख का गाड़ी में घूम रहे हो, कल 50 लाख का चाहते हो, वांट्स का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन नीड्स के लिए एक रिच आदमी का स्ट्रैटेजी बहुत अलग होता है कंपेयर टू एक मिडिल क्लास। सेकंड रीज़न होना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड बेचने का कि जो फंड आप लिए हैं, वो लगातार 3 से 4 साल तक
तक अच्छा से परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहा। देखो ये परफ़ॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई फंड 20% रिटर्न दिया और आपका फंड ने 15% रिटर्न दिया, तो ये परफ़ॉर्मेंस खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फंड कैटेगरी वाइज़ अगर देखा जाए या उस कैटेगरी का जो टॉप परफ़ॉर्मर है, उन लोगों ने 14-15%, 16% रिटर्न दिया और आपका फंड भी 15% रिटर्न दिया, तो ठीक है। वो दूसरे कैटेगरी के साथ इस कैटेगरी को कंपेयर नहीं करना है। तो आपका फंड अगर अपने कैटेगरी में लगातार 3 से 4 साल तक अगर अच्छा से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन पे आपको उस फंड से एग्ज़िट लेके आपको उसी कैटेगरी का दूसरे फंड ढूँढना चाहिए। और जब ये कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो ये रोलिंग रिटर्न देखिए लास्ट से 3 से 4 साल का। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीना, 3 महीना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया तो चेंज कर दिए। कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस 2-3 महीना इवन साल-साल भर भी लगातार परफ़ॉर्म करना किसी भी फंड के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 3 से 4 साल का होराइज़न तक देखिए और रोलिंग रिटर्न को चेक कीजिए। थर्ड रीज़न होना चाहिए कि आपका लाइफ़ का सिचुएशन ही चेंज हो चुका है, तब आपको रिडीम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से देखिए, मान लो अभी तक आप बैचलर थे, तो आप बहुत हाई रिस्क की फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब आपका शादी हो चुका है, बच्चा हो चुका है, तो आप अभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब आपका फैमिली फाइनेंशियली रिस्क में आ सकता है। क्योंकि पहले अगर आप डूबते तो आप अकेले डूबेंगे, लेकिन अब अगर आप डूबेंगे तो आपका वाइफ, आपका बच्चे, आपका पेरेंट्स हर कोई आपके साथ डूबेगा। तो आपके ऊपर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ रहा है, तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट घटाना पड़ेगा। और रिस्क एपेटाइट जब आप घटा रहे हो तो हाई रिस्क के एसेट्स जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किए हैं, वो सारे से आपको एग्जिट करके लो रिस्क के या मॉडरेट रिस्क में आना पड़ेगा। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी पर्सन के पास अपना पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या किसी का वाइफ हो सकता है वर्किंग हो तो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है उनके घर पे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और ये आपको खुद एनालाइज़ करना है, या किसी फाइनेंशियल प्लानर से बैठ के आप एनालाइज़ करके देख सकते हैं कि आप करंट सिचुएशन पे आप कितना रिस्क अपना हैंडल कर सकते हैं। तो आपका रिस्क कैटेगरी के बाहर अगर जा रहा कोई फंड, तो आपको उसमें से एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट एलोकेशन। देखो एसेट एलोकेशन पे हमें बताया जाता है कि इतना परसेंट स्टॉक्स में रखना है, इतना डेट पे रखना है, इतना गोल्ड पे रखना है, इतना लैंड पे रखना है। लेकिन जब आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपने स्टॉक का मान के चल के रखे हैं कि 50% या 60% आप इक्विटी पे रखोगे। लेकिन अगर मार्केट में बुल रन आ जाता है और आपका एसेट एलोकेशन में अब वो स्टॉक 50% से बढ़ के 70% या 80% पहुंच गया, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका वो 80% चला गया। तो इस टाइम 20 टू 30% जो रहेगा इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड, उसको बेच के जो भी एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग दूसरा एसेट्स जो कम पड़ रहा था, अब उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मोटा-मोटी 4 कैटेगरी हो गया। नॉर्मली आपको सेल करना चाहिए इस कैटेगरी के अंदर। लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप नहीं चाहते हुए भी आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे कि आप जो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सडनली जो पिछला 10 साल, 15 साल से जो फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहे थे, अचानक से वो फंड मैनेजर एग्जिट कर देते हैं। हालाँकि ज़्यादातर फंड हाउस ने सक्सेशन प्लान करते हैं, मतलब जो फंड मैनेजर ऑलरेडी उसको चला रहे थे, उसी का कोई अंडर पे काम कर रहे होंगे जो ऑलरेडी 3-4 साल से उस फंड को मैनेज कर रहे हैं उनके साथ, उसी को फंड मैनेजर बनाया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा फंड हाउस ऐसे भी करते हैं कि सडनली कुछ प्रॉब्लम होता है और वो फंड मैनेजर एग्जिट कर जाते हैं और इमीडिएटली किसी को फंड मैनेजर बना दिया जाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप थोड़े टाइम तो उसको वेट कर सकते हो, 1 साल, 1.5 साल तक। लेकिन 1 डेढ़ साल में भी अगर वो पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा फंड मैनेजर का इतना, तो आपको उस पे एग्जिट करना पड़ेगा, आप चाहो चाहे ना चाहो। नेक्स्ट पॉइंट है फंड का एयूएम सडनली बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया। मतलब कोई अगर फॉरेन इन्वेस्टर है तो सडनली उस फंड को एग्जिट मार रहे हैं, या बहुत सारा अलग-अलग जो इन्वेस्टर्स है वो लोग फंड को एग्जिट कर रहे हैं, तो एयूएम सडनली गिर गया। हो सकता है कुछ ऐसा उसके अंदर हो रहा हो जो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन ये एक रेड फ्लैग होता है कि सडनली इतना एयूएम गिरना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें वो रिस्क लेने की बजाय हमें उस फंड से एग्जिट कर देना ही बेटर है। थर्ड एक फंड का रिस्क प्रोफाइल ही चेंज हो गया। सपोज मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्मॉल कैप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब टाइम के साथ देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ भी वोलेटाइल हुआ, जो भी हुआ, उस फंड का मैनेजर अब उतना रिस्क नहीं ले पा रहा। तो उसने क्या किया, उसने नाम तो रखा स्मॉल कैप फंड, लेकिन ज्यादातर उसने इन्वेस्ट या मैक्सिमम इन्वेस्ट स्मॉल कैप में है, लेकिन बहुत बड़ा चंक इन्वेस्ट आप लार्ज कैप में वो करने लग गया। ये ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जब उसका फंड का स्ट्रेटेजी बदल गया, रिस्क लेने का स्ट्रेटेजी बदल गया, तो मेरे रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिट नहीं बैठ रहा, तो इसलिए अब मुझे उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है कि एएमसी के ऊपर सडनली बहुत ज्यादा एलिगेशन लगने लगा, न्यूज़ में कुछ फ्रॉड का केसेस आने लगा। तो इस सिचुएशन पे हमें सोचना भी नहीं है कि उसमें क्या होने वाला है, उसमें कब इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, अच्छा है, बुरा है, हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने पैसे में हाई रिस्क क्यों ले ऐसे फंड मैनेजर के साथ या ऐसा एएमसी के साथ। जैसे बहुत सारा पहले भी सुने होंगे फ्रंट रनिंग का केसेस आया है। तो इस तरह का जैसे ही न्यूज़ आता है, तो हमें इमीडिएटली उस फंड से एग्जिट कर लेना है और उसी कैटेगरी का या उस तरह का फंड में हमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन उस टाइम हमें उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा, भले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों ना हो तो भी। तो होप इस वीडियो से आपको क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि क्या-क्या सिचुएशन पे आपको अपने फंड से एग्जिट
विजिट करना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस तरह का चीज़ों को लेके, आप कमेंट करके बताइए, हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे या उससे रिलेटेड अगर बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हम उससे रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू।